साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायोलॉजी से रिलेटेड बहुभ्रूणता, दोहरा निषेचन और अपराह, इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि अपराह क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जा करके अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड पेपर की तैयारी को अपनी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बहुभ्रूणता। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूणता का मतलब भ्रूण, यानी कि जब एक बीज के अंदर ज़्यादा भ्रूण बन जाए, यानी एक से अधिक भ्रूण बन जाए, तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब किसी एक बीज में, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जब किसी एक बीज में एक से अधिक क्या विकसित हो जाए, भ्रूण विकसित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह प्रक्रिया बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होती है। अब बहुभ्रूणता की प्रक्रिया होती क्यों है, यानी एक ही बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण कब बनते हैं? तो ये तब बनते हैं जब बीजांड में, यानी कि बीज में एक से अधिक भ्रूण कोष उपस्थित हो जाएं। तो भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि बीजांड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण कोष उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें एक से ज़्यादा भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, तो यह प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। और यह प्रक्रिया बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति के कारण होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं कि हमारे आसपास परिवेश में अनेक पौधे पाए जाते हैं जिनमें बीजों में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, यानी जिनमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तो वो किस प्रकार से है? तो यहाँ पर हो गया संतरा, हमारा कौन सा? संतरा हो गया, नींबू हो गया, पाइनस हो गया, धान और गेहूं में भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। यहाँ तक कि जो मनुष्य होते हैं, इनमें बहुभ्रूणता के कारण ही दोहरे संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। मनुष्य में जो जुड़वा संतान की उत्पत्ति होती है, वो भी बहुभ्रूणता के कारण ही होती है। अब यहाँ पर नोट पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बहुभ्रूणता की खोज की थी संतरे में। कहाँ पर खोज की थी? संतरे में। तो सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की। तो इस प्रकार से पूरा जो बहुभ्रूणता टॉपिक है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमने बहुभ्रूणता की डिफिनीशन समझ ली, इसके एग्जाम्पल समझ लिए और नोट पॉइंट समझ लिया। अब चलिए देखते हैं सेकेंड टॉपिक। तो सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा निषेचन। कौन सा टॉपिक है? दोहरा निषेचन। तो सबसे पहले जानते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन के लिए नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर डिस्क्राइब इसे किया गया है। तो चलिए शॉर्ट में यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो नर होता है और जो मादा युग्मक है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से, के मिलने से युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। और यही युग्मनज जो है आगे विकसित होकर के भ्रूण बनाता है। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो नर और मादा युग्मन के संलयन की क्रिया या युग्मनज के बनने की जो क्रिया होती है ना, इसी को बोलते हैं निषेचन। तो नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अब यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है ना, ये दोहरा निषेचन है, यानी डबल बार निषेचन होगा। तो कैसे होगा? जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक, पराग नलिका में दो नर केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? दो नर केंद्रक होते हैं। तो पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। अब पराग नलिका है, उसके अंदर दो नर केंद्रक हैं और दोनों युग्मक की तरह कार्य कर रहे हैं, नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तथा भ्रूण कोष में पहुंचने के बाद अब ये दोनों नर केंद्रक कहाँ पहुंच जाएंगे? भ्रूण कोष में। कहाँ पहुंचेंगे? भ्रूण कोष में पहुंच जाते हैं।
तो भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद होता क्या है, दो नर केंद्रक हैं, तो पहले एक नर केंद्रक की बात करते हैं। तो भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से निषेचित होगा। किससे? अंड कोशिका से निषेचित होगा। तो दो नर केंद्रक हैं इसमें, तो दो नर युग्मक की तरह काम करेंगे, तो इसी को हम युग्मक बोल रहे हैं। तो एक नर युग्मक ना अंड कोशिका से निषेचित होगा, यानी अंड कोशिका से साथ जाएगा और संलयित हो जाएगा और निषेचन की क्रिया होगी, निषेचित हो जाएगा। अब दूसरा वाला क्या करेगा, तो जो दूसरा नर युग्मक है ना, जो दूसरा नर केंद्रक है ना, वो द्वितीयक केंद्रक से, किससे? द्वितीयक केंद्रक से निषेचित होगा। पहला वाला अंड कोशिका से निषेचित होगा और दूसरा जो हमारा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो बार निषेचन हो गया है। कितने बार निषेचन हो गया? दो बार निषेचन हो गया है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पराग नलिका में दो नर केंद्रक होते हैं, दोनों युग्मक की तरह कार्य करते हैं, और जब इनको हम भ्रूण कोश में पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि एक नर युग्मक ना अंड कोशिका के साथ निषेचित होता है और जो दूसरा वाला नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया दो बार देखने को मिलती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपना थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में ये टॉपिक लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। तो ये है अपरा। अपरा को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो अपरा क्या है और इसके प्रमुख कार्य हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं। तो जो भ्रूण होता है ना मादा के अंदर, मादा शरीर के अंदर जो भ्रूण होता है, इसको पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूण के चारों ओर एक अस्तर लगा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। तो इसके बारे में बताते हैं कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण कहाँ स्थित है? गर्भाशय में। तो अपरा जो है गर्भाशय में पाए जाने वाली परत है। तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित जो भ्रूण है ना, इसको माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है। कहाँ से? माता के रक्त से। अब भाई माता के शरीर से रक्त के माध्यम से, किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से ही सारा पोषण जो है वो भ्रूण में पहुंचता है। तो वही हम बताते हैं कि वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में जो स्थित भ्रूण है ना, इसको माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है। और भ्रूण क्या करेगा? भ्रूण जो है पोषण के माध्यम से वृद्धि करेगा। भाई पोषण को ग्रहण करेगा और वृद्धि करेगा, विकसित होगा। तो भ्रूण जो है पोषण के माध्यम से वृद्धि करता है। तो उस अंग को हम लोग बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है वह अंग। तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब इसके कार्य देख लेते हैं। तो कार्य तो कुछ हमने यहाँ ही समझ लिया कि भाई पोषण पहुँचाना इसका कार्य है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इसके द्वारा भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जो भ्रूण है इसको ऑक्सीजन किसके माध्यम से प्राप्त होगी? अपरा के माध्यम से। और इसको पोषण भी अपरा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट बताते हैं कि भ्रूण में जो निर्मित उत्सर्जी पदार्थ हैं, अब भ्रूण ने पोषण प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर जो उत्सर्जित जो व्यर्थ पदार्थ विकसित हो जाते हैं उनको अब बाहर करना है। तो बाहर कहाँ जाएगा? तो इसी अपरा के माध्यम से अब बाहर जाएगा रुधिर में, और रुधिर के माध्यम से माता के शरीर में, और माता के शरीर के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से पोषण जो है माता के शरीर से भ्रूण में और अपशिष्ट पदार्थ भ्रूण से माता के शरीर में पहुँचता है अपरा के माध्यम से। थर्ड पॉइंट लिखते हैं कि अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स, अपरा से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स है ना, ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है कि गर्भावस्था बनी रहे। और जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म में भी यही हार्मोन्स जो है यहाँ पर सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि जो अपरा है इसमें एक हार्मोन्स स्रावित होता है जिसके माध्यम से गर्भावस्था को बनाए रखने में और शिशु को जन्म देने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से अपरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपरा और दोहरा निषेचन और इसी के साथ में बहुभ्रूणता। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।